हम बात करते हैं डिजिटल इंडिया की, हम बात करते हैं भारत बहुत तरक्की कर गया, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन जब हम पढ़ते हैं कि गुजरात के अंदर अनुसूचित जाति के एक बच्चे ने गेंद छू ली तो उसका अंगूठा काट दिया गया। जब हम पढ़ते हैं कि बुलंदशहर के अंदर एक सीआरपीएफ के जवान को अपनी शादी में घोड़ी पर चढ़ना था तो उसने पुलिस का प्रोटेक्शन मांगा। जब हम पढ़ते हैं कि छतरपुर में मध्य प्रदेश के अंदर एक पुलिस के जवान को अपनी ही शादी में घोड़ी पर बैठने के लिए पुलिस की सुरक्षा मांगनी पड़ती है। जब हम पढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर शमशान में अपनी लाश का अंतिम संस्कार करने के लिए अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को मना कर दिया जाता है, उनको संघर्ष करना पड़ता है, तब हमें लगता है कि नहीं, अभी भी समाज में गैर बराबरी, भेदभाव मौजूद है और इसके लिए डॉक्टर लोहिया, कर्पूरी ठाकुर और रघु ठाकुर जैसे लोगों की समाज में जरूरत है। हल्ला आप मचा सकते हैं राजनीतिक कारणों से, आपको यह लग सकता है कि आपका अधिकार छीना जा रहा है, लेकिन अगर सबके साथ न्याय नहीं करोगे और यह सोचोगे कि हम अपर कास्ट के हैं तो हम ही सारी जगहों पे बैठे रहेंगे। आज पंडित रामकिशन जी यहां पर है, जैनेश्वर मिश्रा जी थे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया थे। इनकी जातियों का पता किया किसी ने? किस जाति के थे? सवर्ण जाति से होने के बावजूद समाज के पिछड़े और वंचित शोषित लोगों के लिए लड़ाई लड़ने का काम करते थे। मैं समझता हूं यह सोच हमें अपने अंदर पैदा करनी चाहिए। मैं छत्री के घर में मैंने जन्म लिया तो कहां से मुझे सर्टिफिकेट मिल गया इस बात का कि मैं सबके ऊपर अन्याय करता फिरूं? अभी कुछ दिनों पहले महिला आरक्षण बिल पास किया गया संसद के अंदर। हालांकि दुर्भाग्य से मैं उस बहस में नहीं रह पाया और उसमें मोदी जी की कृपा ज्यादा है कि उन्होंने मुझे सस्पेंड करके बाहर रखा हुआ है। और मेरा अपराध ये था कि मैंने पूछ लिया कि भाई मणिपुर में एक कारगिल योद्धा की पत्नी को निवस्त करके घुमाया गया, उसको न्याय कब मिलेगा? वहां हत्याएं हो रही हैं, लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, उसका न्याय कब मिलेगा? जब मैंने ये सवाल संसद में पूछ लिया तो मुझे सस्पेंड करके बाहर कर दिया गया और अभी भी मैं सस्पेंडेड सांसद हूं, मुझे बहाल नहीं किया गया। और जो नियम के विपरीत है, एक सत्र से ज्यादा आप किसी सांसद को निलंबित नहीं कर सकते। मेरा निलंबन भी सदन में एक सत्र के लिए हुआ, लेकिन क्योंकि मैं सरकार के खिलाफ आवाज उठाता रहता हूं, इनके आंख में आंख मिला के बात करने की कोशिश करता हूं, इसलिए मुझे सस्पेंड किए हुए हैं और लगातार सस्पेंड किए हुए हैं। लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी को और उनकी सरकार को कहना चाहता हूं, हम लोग समाजवादी लोग हैं, इस प्रकार की कार्रवाइयों और सस्पेंशन से डरते और झुकते नहीं हैं। हम अपनी आवाज तो उठाते रहेंगे। और सदन में पहुंचे किस लिए हैं? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी कहते थे कि सड़क खामोश हो गई तो संसद आवारा हो जाएगी, तो इसलिए संसद को भी जीवित रखना है और सड़क को भी जीवित रखना है। संसद में नहीं बोलने दोगे तो सड़क पे बोलेंगे, सड़क पे नहीं बोलने दोगे तो संसद में बोलेंगे, कहीं तो बोलेंगे, चुप नहीं रहेंगे। अगर कहीं भी अन्याय होगा, गलत होगा तो उसके खिलाफ बोलेंगे। और अन्याय हो रहा है। अगर हम गैर बराबरी की बात करते हैं, अगर आज हम कर्पूरी जी को याद कर रहे हैं जिन्होंने समाज के अति पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने की पहल की,
जिन्होंने समाजवादी सिद्धांतों को बिहार में मुख्यमंत्री के तौर पे लागू करने की कोशिश की, जिन्होंने गैर बराबरी को मिटाने के लिए प्रयास किया, डॉक्टर लोहिया के सिद्धांतों पे चलने का प्रयास किया, अगर उस गैर बराबरी को आप देखेंगे तो आज आजादी के 75 साल के बाद भी गैर बराबरी समाज में मौजूद है, और जब तक गैर बराबरी है तब तक समाजवादियों को उसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा, जो समाजवादी धारा में विचार करते हैं, यकीन करते हैं। और गैर बराबरी क्या है? हम बात करते हैं डिजिटल इंडिया की, हम बात करते हैं भारत बहुत तरक्की कर गया, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन जब हम पढ़ते हैं कि गुजरात के अंदर अनुसूचित जाति के एक बच्चे ने गेंद छू ली तो उसका अंगूठा काट दिया गया। जब हम पढ़ते हैं कि बुलंदशहर के अंदर एक सीआरपीएफ के जवान को अपनी शादी में घोड़ी पर चढ़ना था तो उसने पुलिस का प्रोटेक्शन मांगा। जब हम पढ़ते हैं कि छतरपुर में मध्य प्रदेश के अंदर एक पुलिस के जवान को अपनी ही शादी में घोड़ी पर बैठने के लिए पुलिस की सुरक्षा मांगनी पड़ती है। जब हम पढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर शमशान में अपनी लाश का अंतिम संस्कार करने के लिए अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को मना कर दिया जाता है, उनको संघर्ष करना पड़ता है, तब हमें लगता है कि नहीं, अभी भी समाज में गैर बराबरी, भेदभाव मौजूद है, और इसके लिए डॉक्टर लोहिया, कर्पूरी ठाकुर और रघु ठाकुर जैसे लोगों की समाज में जरूरत है, लड़ाई लड़ने की, संघर्ष करने की जरूरत है। क्या हम भूल सकते हैं वो दृश्य? क्या हमें लगता है कि ये हमने कोई मानवता का दृश्य देखा? जब हमने देखा कि बीजेपी का एक नेता मध्य प्रदेश के अंदर एक आदिवासी युवक के ऊपर पेशाब कर रहा था, क्या हम भूल सकते हैं? कर्नाटक के अंदर एक अनुसूचित जाति के भारतीय जनता पार्टी के सांसद को, बीजेपी के सांसद को, मैंने पार्लियामेंट में सवाल उठाया था, बीजेपी के सांसद को एक गांव में अपने ही निधि से बनाए गए सड़क का उद्घाटन नहीं करने दिया गया। ये आजादी के 75 साल के बाद हो रहा है, क्योंकि वो अनुसूचित जाति का था और वहां बीजेपी की सरकार थी। तो इसलिए कर्पूरी ठाकुर जी ने जो लड़ाई गैर बराबरी के खिलाफ लड़ी, समाज के अति पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण देने का काम किया, उसकी पहल की। मैं समझता हूं आरक्षण पे हल्ला मचाने वाले लोगों को यह जानना जरूरी है कि इतना आरक्षण देने के बावजूद आज भी 57% अपर कास्ट के लोग सरकारी नौकरियों में हैं और बाकी में एससी, एसटी और ओबीसी के लोग हैं। हल्ला आप मचा सकते हैं राजनीतिक कारणों से, आपको यह लग सकता है कि आपका अधिकार छीना जा रहा है, लेकिन अगर सबके साथ न्याय नहीं करोगे और यह सोचोगे कि हम अपर कास्ट के हैं तो हम ही सारी जगहों पे बैठे रहेंगे। आज पंडित रामकिशन जी यहां पर है, जैनेश्वर मिश्रा जी थे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया थे। इनकी जातियों का पता किया किसी ने? किस जाति के थे? सवर्ण जाति से होने के बावजूद समाज के पिछड़े और वंचित, शोषित लोगों के लिए लड़ाई लड़ने का काम करते थे। मैं समझता हूं यह सोच हमें अपने अंदर पैदा करनी चाहिए। मैं छत्री के घर में मैंने जन्म लिया, तो कहां से मुझे सर्टिफिकेट मिल गया इस बात का कि मैं सबके ऊपर अन्याय करता फिरूं? किसी ने ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, तो कहां से उसको प्रमाण पत्र मिल गया कि वो दूसरे के साथ भेदभाव करे? आप चाहे क्षत्रिय के घर पैदा हो, चाहे ब्राह्मण के घर में पैदा हो, चाहे सवर्ण जाति में हो, चाहे अवर्ण जाति में हो,
समाजवादी जो होता है वो जन्म के आधार पर भेद को बिल्कुल नहीं मानता, और हम जन्म के आधार पर भेद को नहीं मानते। कोई किसी के घर में पैदा हो गया, इसमें उसका क्या योगदान है? किसी के घर में पैदा हो गया, उसके पिता के नाम के आगे कोई टाइटल लगा है, किसी के पिता के नाम के आगे कोई टाइटल लगा है। इसमें उस पैदा होने वाले बच्चे की क्या भूमिका या योगदान है, और किस कारण से उसको अतिरिक्त सम्मान समाज में मिलना चाहिए? अगर हम गैर बराबरी को मिटाने की बात करते हैं तो सबसे पहले समाज के तथाकथित अपने आप को उच्च वर्ग के कहने वाले लोगों को इसके लिए पहल करनी पड़ेगी, उसी तरीके से जैसे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने की थी। और समाज में भेदभाव कैसे मिटाया जाए, इसके लिए काम करना पड़ेगा। समाजवादी आंदोलन में बहुत सारे पुराने नेता मिलते हैं, सवर्ण समाज से थे, अपर कास्ट से थे। उन्होंने डॉक्टर लोहिया के जाति तोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया, सहभोज का आयोजन कराते थे। कब तक चलेगी समाज के अंदर ये बुराइयां? अगर इन बुराइयों को मिटाना है, अगर समाज को वास्तव में अगर भारत को, हिंदुस्तान को आगे लेके जाना है, तो हमको जो जाति व्यवस्था के कारण, सामाजिक व्यवस्था के कारण हजारों वर्षों से जो पिछड़े हुए लोग हैं, वंचित समाज के लोग हैं, जिनके अधिकारों को मारा गया है, उनको खुद से पहल करके आगे करना होगा। तब सही मायने में समाजवाद की स्थापना होगी। हां, यह बात जरूर है कि उसका लाभ उठाकर अगर उन पिछड़े और वंचित जातियों के लोगों में से भी कुछ लोग दुरुपयोग करते हैं तो उसके खिलाफ भी आवाज उठाने की आवश्यकता है, उसके खिलाफ भी बोलने की जरूरत है। लेकिन कम से कम मुझे अगर कोई कहे कि क्या आज समाज में सब कुछ बराबरी से चल रहा है, नहीं, थोड़ा बहुत सोच में परिवर्तन आया है, लेकिन अभी भी बहुत काम करने की जरूरत है। और खासतौर से जैसा मैंने आपको बताया कि जब ऐसी खबरें पढ़ता हूं कि राजस्थान में मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया गया, शमशान में लाश का अंतिम संस्कार नहीं करने दिया गया, बच्चे का अंगूठा काट लिया गया, सीआरपीएफ के जवान को घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया गया, महामहिम राष्ट्रपति को संसद के उद्घाटन के मौके पर नहीं बुलाया गया। कितनी शर्म की बात है, आप सोचिए। नई संसद के उद्घाटन के मौके पर महामहिम राष्ट्रपति जी को नहीं बुलाया गया। और मैंने एक प्रश्न पूछा था, मेरे मन में आज भी यह सवाल है कि जब प्रभु श्री राम के मंदिर का उद्घाटन शिलान्यास हो रहा था तो उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी वहां पर गए थे, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी वहां पर गई थी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहां पर गए थे, तो देश के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी वहां पर क्यों नहीं गए थे? इसका आज तक कोई आरएसएस और बीजेपी वाले ने मुझे जवाब नहीं दिया। भागवत जी वहां गए थे। पहले मुझसे कुछ बीजेपी वालों ने कहा, संघ के लोगों ने कहा, अरे भाई जो लोग पदों पर थे वो लोग वहां पर गए थे। तो मैंने कहा, भाई भागवत जी मणिपुर के राज्यपाल हैं कि हिमाचल के हैं कि जम्मू कश्मीर के एलजी हैं, कहां के हैं बताइए आप, किस आधार पर गए थे वो? लेकिन ये भेदभाव की व्यवस्था है, आज भी है, पदों पर बैठे हुए लोगों के साथ भी है, बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोगों के साथ है। और इसलिए स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी के सिद्धांतों को, उनके विचारों को, उनके शताब्दी समारोह में सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम लोगों से जो कुछ भी बन पाता हो, समाज में इस गैर बराबरी की बीमारी को मिटाने के लिए काम करें।
ये एक मानसिक बीमारी है, इसके अलावा कुछ नहीं। अभी हमारे एक मित्र हैं मनोज झा जी, उन्होंने संसद के अंदर ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की एक कविता पढ़ दी। अब उनके पीछे पड़ गए सब, उनके पीछे पड़ गए। कविता के अंत में खुद भी उन्होंने कहा कि जब मैं ठाकुर की बात कर रहा हूं तो मैं खुद को भी ठाकुर कह रहा हूं। उनके पीछे पड़ गए। अगर गैर बराबरी को लेके, सामंती व्यवस्था को लेके कोई कविता बन रही है तो उसको सुनने का साहस हमको अपने मन के अंदर रखना चाहिए। और जो अपने आप को सही मायने में क्षत्रिय, ठाकुर जो कुछ भी कहता हो, तो उस गैर बराबरी को मिटाने के लिए काम करो ना। झगड़ा लड़ाई करने से क्या फायदा है तुम्हारा? उसको मिटाने के लिए काम कीजिए। तो इसलिए मैंने तो बहुत शुरुआती में ही, राजनीति की शुरुआत में ही मुझे आदरणीय रघु ठाकुर जैसे नेता मिले। कर्पूरी जी के जीवन को तो मैं देख नहीं पाया था, सुनता हूं, पढ़ता हूं उनकी सादगी के बारे में, किस तरह से वो एक सामान्य व्यक्ति की तरह अपना जीवन बिताते थे। लेकिन रघु ठाकुर जी जो आज आपके सामने हैं, मैं कह सकता हूं कि समाजवाद की जीती जागती मूर्ति, जीती जागती, जीता जागता उदाहरण समाजवाद का अगर कोई आज अपने चरित्र में, जीवन में, कार्य प्रणाली में, अपने सिद्धांतों में, अपने विचारों में कोई है तो उस व्यक्ति का नाम है रघु ठाकुर। सामान्य कपड़ा, सामान्य रहन सहन, सामान्य भोजन, किसी प्रकार की कोई बनावट नहीं, बड़े बड़े पदों पे रहे, जनता पार्टी में रहे, जनता दल में रहे, लोक दल में रहे, चाहते तो पता नहीं कितने संसाधन इकट्ठा कर सकते थे, लेकिन नहीं, अपने मूल्यों के प्रति, अपने विचारों के प्रति जो प्रतिबद्धता है, डॉक्टर लोहिया के सिद्धांतों के प्रति, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सिद्धांतों के प्रति जो निष्ठा है, जो प्रतिबद्धता है, वो इंसान को रघु ठाकुर बनाती है, वो इंसान को कर्पूरी ठाकुर बनाती है। अगर आप सिर्फ नाम लेंगे तो नाम लेने से काम नहीं चलता, कर्म में, आचरण में कुछ तो करके दिखाना पड़ेगा। हम लोगों को जिम्मेदारी मिली है संसद में। मेरे बारे में लीडर ऑफ द हाउस जब मेरे सस्पेंशन को एक्सटेंशन कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि संजय सिंह जी 56 बार जेल बेल के अंदर आए, 56 बार, 56 टाइम्स। हमने कहा भाई 56 इंच के सीने को चुनौती देने के लिए 56 बार तो जाना पड़ेगा बेल के अंदर। और मैं 56 बार नहीं, 156 बार आऊंगा। अगर आप कुछ गलत करते हैं, हां, अपने किसी निजी काम से कि मुझे ये व्यक्तिगत फायदा चाहिए, इसके लिए कभी बेल में आऊं तो मुझे 1 नहीं 6 साल के लिए सस्पेंड कर देना। लेकिन जब मैं मणिपुर के लिए इंसाफ मांग रहा हूं, जब मैं इस देश के किसी सवाल पर, बेरोजगारी के सवाल पर, महंगाई के सवाल पे, किसानों के सवाल पे आवाज उठा रहा हूं, आप हमारी बात मानते हैं किसानों पे लाठी चलवा के, आप हमारी बात मानते हैं किसानों को प्रताड़ित करके, आप हमारी बात मानते हैं 1 साल का आंदोलन चलवाकर। पहले क्यों नहीं मानते? 1 साल तक इस देश के अंदर किसानों का आंदोलन चला और जब वो बिल लाया जा रहा था, पहले दिन हम लोगों ने पार्लियामेंट के अंदर उसका विरोध किया, हमें सस्पेंड करके बाहर कर दिया। 1 साल के बाद प्रधानमंत्री जी ने कहा तपस्या में कुछ कमी रह गई होगी। गजब की तपस्या है आपकी। 1 साल तक देश का किसान आंदोलन कर रहा है, उसके ऊपर आप लाठियां चला रहे हैं, उसके सामने कील गड़वा रहे हैं सड़कों पे, उसके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं,
उसको पिटवा रहे हैं। 750 से ज्यादा किसानों ने अपनी शहादत दी उस आंदोलन में, और आप कह रहे हैं कि तपस्या में कमी रह गई होगी। और 1 साल के बाद वही बातें जो हम लोग पहले दिन कह रहे थे कि ये काला कानून वापस लो, 1 साल के बाद जैसे ही चुनाव आया आपने वापस ले लिया कानून। सब कुछ चुनाव के लिए होगा, सब कुछ उसी की दृष्टि से किया जाएगा। तो इसलिए मैं फिर से एक बार आज इस शताब्दी समारोह में 100 वर्ष 24 जनवरी को पूरे होंगे कर्पूरी जी की जयंती के, और इस बीच जितने भी और कार्यक्रम हो सकेंगे रघु जी जहां जहां आदेश करेंगे हम लोग भी आयोजित करने का प्रयास करेंगे, दूसरी जगहों पर भी। नई पीढ़ी को राजनीति के इन मूल्यों और सिद्धांतों के बारे में बताना समझाना जरूरी है, क्योंकि आज व्हाट्सएप पे ऐसी गंदगी फैलाई जा रही है, ऐसी गलत सूचनाएं फैलाई जा रही हैं कि लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर भी अलग अलग धारणाएं मन में बनाए हुए हैं, और बापू को लेकर भी अलग अलग बातें चलाते रहते हैं। लेकिन बापू की ताकत क्या है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की ताकत क्या है, उनकी शक्ति क्या है, यह भी हम लोगों ने G20 के सम्मेलन में देखा। पूरे दुनिया के राष्ट्रपति आए थे, प्रधानमंत्री आए थे, बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग आए थे, लेकिन वो कहीं और नहीं गए। उन्होंने कहा हमें गांधी जी की समाधि पर मत्था टेकना है। यह है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की ताकत, यह है अहिंसा की ताकत, यह है भाईचारे की ताकत, यह है अमन की ताकत, यह है शांति की ताकत। और भारत की पहचान पूरी दुनिया में इसी से है। ये वो मुल्क है जहां बिस्मिल्लाह खान की सहनाई संकट मोचन के मंदिर में गूंजती है। ये वो मुल्क है जहां रसखान को पढ़कर हम भगवान कृष्ण के बारे में जानते हैं। ये वो मुल्क है जहां मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत लिखते हैं। ये वो मुल्क है जहां मोहम्मद रफी गाना गाते हैं, सुख के सब साथी दुख में न कोई, मेरे राम तेरा नाम एक सांचा दूजा ना कोई। ये वो मुल्क है भाईचारे। और आप हिंदू धर्म की गलत गलत व्याख्या करके लोगों को लड़ाते रहते हैं। वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है, यह हिंदू धर्म का संदेश है। रामचरितमानस की एक चौपाई अगर पढ़ लीजिए, अपने जीवन में उतार लीजिए, तो उसी से आपका जीवन धन्य हो जाएगा। सब नर करहि परस्पर प्रीति। और सारी पूजा खत्म होने के बाद क्या कहते हैं? धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। यह है हिंदू धर्म का संदेश। आप क्या कहते हैं? प्राणियों में दुर्भावना हो, झगड़े हो, लड़ाई हो। इससे देश आगे बढ़ेगा क्या? इससे तरक्की कर लोगे क्या? अगर इस देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाना है तो बापू के रास्ते से ही देश आगे बढ़ सकता है, ग्राम स्वराज के सिद्धांतों से ही देश आगे बढ़ सकता है, अहिंसा के विचारों से ही, शांति के विचारों से ही ये देश आगे बढ़ सकता है। आज पूरी दुनिया में भारत की पहचान, आप कनाडा चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, न्यूजीलैंड चले जाओ, ब्रिटेन चले जाओ, तो किसी नरेंद्र मोदी से और किसी दूसरे नेता से दुनिया में भारत की पहचान नहीं है। दुनिया में भारत की पहचान है बापू से, गांधी से, और सिर्फ गांधी से। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।